आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत से जानकारों ने ये प्रश्न किया था कि सर एक बार में पेट कैसा साफ़ हो? अच्छे से पेट कैसे साफ़ हो? तो देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी देर में हम टॉयलेट करते हैं, उतनी देर में अगर आपका पेट साफ़ होता है, तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है, आपकी पाचन शक्ति बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो? कुछ लोग तो टॉयलेट में लैट्रिन में आधा-आध घंटा, 1-1 घंटा तक बैठे रहते हैं, लेकिन उनका पेट एक बार में साफ़ नहीं होता है, टुकड़ों में साफ़ होता है। तो इसका उपाय क्या है? तो देखिए आज हम इस वीडियो में सामान्य उपाय जानेंगे कि कैसे एक बार में अच्छा पेट साफ़ हो जाए। सामान्यतः ये भी कहा जाता है कि एक बार भोगी जाता है, 2 बार योगी जाता है, 3 बार या बार-बार रोगी जाता है। जो रोगी होता है वो बार-बार लैट्रिन जाता है और जो भोगी होता है वो 1 बार जाता है और योगी होता है वो 2 बार जाता है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। लेकिन ऐसा भी है कि कहते हैं कि जैता खावे ऐता जावे, यानी जितनी बार आप खाते हो, उतनी बार ही जाना चाहिए। जैसे बच्चा होता है, बार-बार ज़्यादा खाता है तो उतनी बार वो लैट्रिन भी जाता है। तो नियम तो यही कहता है कि जितनी बार आप खाते हो उतनी बार ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा जाते हैं, तो कहते हैं ना शरीर में मल है तो बल है। अगर आप बार-बार लूज़ जा रहे हैं तो आपके लूज़ मोशन लगेंगे इसका मतलब, और आपके अंदर बल की कमी हो जाएगी। आपके मिनरल्स भी और आपके न्यूट्रिएंट्स भी आपके बाहर निकल जाएँगे। तो इसलिए आपका पेट एक बार में अच्छे से साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और 2 बार खाना खाना चाहिए और 2 बार ही आपको शौच आदि जाना चाहिए। तो एक बार में पेट कैसे साफ़ हो? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि आजकल हम फाइबर की चीज़ें आजकल हम जो फाइबर की जो चीज़ें हैं, फाइबर से बनी हुई जो हमारी रोटियाँ हैं, फल हैं, सब्जियाँ हैं, वो हम नहीं खा पा रहे हैं, है ना? यानी जैसे सलाद की चीज़ें होती हैं, जिनमें काफ़ी मात्रा में फाइबर्स होता है, रेशेदार जो होती है ना, वो हम बहुत कम खाते हैं। रोटी जो खाते हैं, वो भी बिल्कुल चून बना देते हैं, बिल्कुल चूरा बना देते हैं। कहते हैं ना ये व्यक्ति चून है, कुछ नहीं है। तो चून का मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, नथिंग। और ख़ासकर हम उस चक्की से पीसते हैं इलेक्ट्रिकल, जिसमें बिल्कुल गर्म हो जाता है आटा। तो कहते हैं थोड़ा दरदरा आटा होना चाहिए, है ना? थोड़ा मोटा आटा पिसा हुआ होना चाहिए, जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स भी नष्ट नहीं होते हैं उसमें और उसकी ताकत भी बनी रहती है और फाइबर्स भी उसके अंदर होते हैं, रेशे भी उसके अंदर होते हैं। ऐसे ही सलाद जो होता है वो भी उपयोगी होता है। तो अगर हम रेशेदार चीज़ें खाते हैं और पानी सही मात्रा में लेते हैं तो डेफ़िनेटली हमारा पेट अच्छा साफ़ होता है। फिर भी अगर आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, एक बार में नहीं होता है, तो आपको कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी सुबह-सुबह पीना है, ठीक है? जितनी आपकी मर्ज़ी हो, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास। अब गर्मी है तो गर्मी के सीज़न में आप मटके का पानी पी सकते हैं। उसके बाद आपको ताड़ासन करना है, दोनों हाथ मिला के ऊपर की तरफ खींचना है, श्वास भरते हुए। इससे आपका जो पानी पिया है आपने, वो आपके आँतों में से आँतों में जाता है और जो आँतों की खुश्की उसको दूर करता है और पेट अच्छा साफ़ होता है, क्योंकि वहाँ पर दबाव पड़ता है आँतों के ऊपर। इसके अतिरिक्त उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 से 5 बार आप ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, यानी ताड़ासन के बाद त्रिएक ताड़ासन कर सकते हैं। थोड़ा-सा कटी चक्रासन कर सकते हैं, ताकि जो पानी है वो घूमते हुए थोड़ा आँतों के पास जाए, आँतों के ऊपर थोड़ा दबाव बनाए, तो इससे पेट अच्छे से साफ़ होता है। इसके अतिरिक्त क्या करना है, इसके अतिरिक्त आपको देखिए फ्रेश होने से पहले आपको जो आपका ये कान है ना, इसको देखिए कैसे मैं दबा रहा हूँ, दोनों कानों को ऐसे-ऐसे दबाना है आपको ना, अंगूठे से इस साइड से, ऊपर से इस साइड से ऐसे-ऐसे दबाना है। ख़ासकर नीचे वाला पॉइंट अच्छा काम करता है, अंगूठे वाला, इसको ऐसे-ऐसे दबाना है। ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के दबाना है, इस साइड से भी, ठीक है? सेम ऐसे-ऐसे दबाना है आपको, ठीक है? ऊपर से भी उँगली से दबाना है, ऐसे-ऐसे नीचे से भी दबाना है, ठीक है? ऐसे 5-7 बार दबाना है, तो इससे भी कहते हैं पेट अच्छा साफ़ होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो है ना, इसको भी ऐसे-ऐसे दबाना है, फ्रेश होने से पहले, ठीक है? लैट्रिन में जाने से पहले आपको अच्छे से ऐसे दबाना है, ऐसे। ऐसे 2 से 3 मिनट आप दबाइए, तो उससे भी पेट अच्छा साफ़ होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त जब आप लैट्रिन में बैठते हैं तो दाँत भींच कर आप बैठिए, ठीक है? तो ऐसे अच्छे से दाँत भींच कर बैठिए। कुछ लोग कहते हैं कि हैंकी या कुछ कपड़ा लेकर दाँतों में दबाकर भी आप बैठ सकते हैं, उससे भी जैसे आप दाँत दबाते हैं तो आंतें थोड़ी खुल जाती हैं, है ना? दाँतों को जैसे आप दबाते हैं ऐसे आंतें खुलती हैं।
दाँतों का संबंध है, ठीक है? तो दाँतों को अच्छा सा दबाते हैं तो आंतें खुल जाती हैं, लकवा लगने की संभावना भी कम रहती है। कहते हैं यूरिन पास करते हैं तब भी आपको हल्का दाँत बींचकर बैठना चाहिए, सर के ऊपर टॉवल आदि रख के ही टॉयलेट हमें करना चाहिए। तो ऐसे लैट्रिन में जाते समय भी हमें अपने दाँत बींचकर ही फ्रेश होना चाहिए। उससे जो मल है वो जैसे पशु गोबर करते हैं ना, पशु मल त्याग करते हैं, देखा होगा, बार-बार नहीं करते, वो एक बार में कर देते हैं। तो ऐसे ही आप एक बार में मल त्याग कर देंगे तो वो स्वास्थ्य की निशानी है। तो वो कब होगा? जब ये करेंगे और दाँतों को भींच कर बैठेंगे या कपड़ा भी दाँतों के बीच में लेकर आराम से बैठेंगे, ठीक है ना? जैसे कोई हैंकी आदि है आपकी, जैसे ये अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हैंकी है, इसको आप ऐसे दबा के बैठ जाइए, ठीक है? इससे भी अच्छा पेट साफ होता है। दूसरा, आप कोशिश करें कि जो वेस्टर्न स्टाइल है, जो टॉयलेट होता है वेस्टर्न स्टाइल उसमें नहीं बैठना आपको। आप कोशिश करें कि जो नीचे वाली होती है जिसमें उकड़ू बैठते हैं, कागासन में बैठते हैं, उसी में बैठकर मल त्याग करें और इसको अच्छे से भींच लें मुट्ठी को। और जो हमारी जैसे उकड़ू बैठते हैं, है ना? या हम कागासन में बैठते हैं, उस पोजीशन में जब लैट्रिन करते हैं तो उसमें आप देखा होगा कि पहले बड़े बुजुर्ग जो थे वो आपकी जांग के और आपकी पिंडलियों के बीच में हाथ दे के बैठते थे, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे ऐसे बैठे हैं हम, है ना? उकड़ू बैठते हैं, तो उकड़ू बैठते हैं तो ये मुट्ठी बंद करके और हाथ यहाँ दे लीजिए इनके बीच में ना, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, ऐसे, ठीक है? ये देखिए, ऐसे हाथ आ जाएगा। तो इससे क्या है कि आपकी पिंडलियों पर दबाव पड़ेगा, मतलब दोनों हाथ लगाकर बैठना है आपको, ठीक है? ऐसे दोनों हाथ देने हैं तो इससे पिंडलियों पर दबाव पड़ता है। और पिंडलियों पर जब दबाव पड़ता है तो इससे पिंडलियों पर दबाव पड़ता है और पिंडलियों पर दबाव पड़ता है तो पेट भी अच्छा साफ होता है, क्योंकि पिंडलियों का जो संबंध है वो हमारी आंतों से भी होता है। तो इसलिए उकड़ू बैठते थे, मुट्ठी बंद करके बैठते थे और बीच में दोनों हाथों को देकर बैठते थे और यहाँ का हिस्सा है ये भी प्रेस होता था, पिंडलियाँ भी प्रेस होती थी, इसका भी संबंध होता है। कहते हैं ऐसे-ऐसे थोड़ा सा दबा लेते हैं ना इस हिस्से को, यहाँ इसको ऐसे थोड़ा फ्रेश होने से पहले अगर दबा लेते हैं तो इससे भी पेट अच्छा साफ होता है, क्योंकि जब हम हाथ नीचे देते हैं पिंडली के और जांग के बीच में हाथ देते हैं तो तब भी यही हिस्सा दबता है ना, तो इससे भी कहते हैं कि अच्छा पेट साफ होता है। तो ये मैंने पेट साफ करने के कुछ नुस्खे आपको बताए हैं, सिंपल से नुस्खे हैं, बिना औषधियों के नुस्खे हैं, यानी यहाँ पर आपको कोई मैंने औषधियाँ नहीं बताई हैं, नेचुरल तरीका है, नैसर्गिक तरीका है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल हर तीसरे चौथे व्यक्ति को मतलब पेट साफ नहीं होता है, उनको प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो पानी कम पीते हैं या जो फाइबर युक्त जो भोजन होता है, रेशेदार जो भोजन होता है वो कम ले रहे हैं और फास्ट फूड, जंक फूड, तली हुई भुनी हुई चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है और सिटिंग जॉब भी हो सकती है, या क्योंकि आजकल बच्चे इतना वर्कआउट नहीं करते हैं, ना कोई बड़े भी इतना वर्कआउट नहीं करते हैं, वो या तो सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा रहते हैं, है ना? या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, तो उससे भी आंतों में खुश्की आती है ना? जैसे जो ड्राइवर आदि होते हैं, लंबी ड्राइविंग करते हैं, तो सीट पर बैठे रहते हैं, उससे भी आंतों में खुश्की आती है, ड्राइनेस आती है, तो उससे भी मल है वो आंतों में चिपक जाता है। इस वजह से भी कई बार पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है और जो ड्राइवर आदि होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी होती है। वो सफ़र में होते हैं तो उन्हें अलग-अलग जो ढाबे होते हैं, अलग-अलग रेस्टोरेंट या होटल्स होते हैं, उनमें उनको भोजन करना पड़ता है। तो आजकल पता है सब जगह मिर्च मसाले युक्त भोजन मिलता है और ठीक से भोजन नहीं मिलता है। इस वजह से ना ठीक से लस्सी मिलती है, ना ठीक से दही मिलता है, तो उस वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और साथ में सिटिंग करते हैं तो हीट भी बढ़ती है आंतों में, तो हीट बढ़ने से भी आंतें खुश्क हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं और इस वजह से भी उनका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है। फिर धीरे-धीरे वो आंतों में मल चिपक जाता है और वो फिर किसी न किसी रोग का जन्म ले लेता है, यानी फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, कभी आपको लूज मोशन लग जाते हैं, कभी आपको बवासीर की या पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर गुदा से संबंधित अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। फीमेल में
भी ये प्रॉब्लम होती है, मेंसेस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, फिर आपकी कहीं जांग लगना शुरू हो जाती हैं, फिर आपको पेट में दर्द या पेट में पेन या दर्द शुरू हो जाता है, कहीं आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं आपको फिर सर दर्द होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। कई तरह के विकार आपके शरीर में आना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ़ एक पेट साफ़ न होने की वजह से। कहते हैं ना, पेट साफ़ तो रोग साफ़, पेट साफ़ तो रोग माफ़। तो पेट का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ये कुछ मैंने दवा रहित नुस्खे आपको बताए हैं। यानी सामान्य दिनचर्या को आप थोड़ा-सा बदल के और ये थोड़े से एक्यूप्रेशर आदि पॉइंट करके आप लगभग एक सप्ताह करके देखिए। अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो थोड़े दिन और कर लीजिए। फिर जैसे आपका शरीर, आपका मन, आपका पेट रूटीन में आ जाएगा, पेट अच्छे से साफ़ होने लग जाएगा, तो डेफ़िनेटली आपका पेट फिर अच्छे से साफ़ होने लग जाएगा। एक नुस्खा और बता देता हूँ आपको। इसके अतिरिक्त आप पानी में जो चूना होता है, खाने वाला चूना होता है, एक लगाने वाला चूना होता है, लगाना नहीं है चूना किसी को, खाना है। तो जो खाते हैं ना लोग, कुछ मुँह में चबाते हैं तो चूना लगाते हैं, तो लिक्विड जो चूना होता है ना, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा गिल्ला सा हो, वो चने जितना लेकर डेली सुबह और शाम दूध के अलावा किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, पानी में भी ले सकते हैं, 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, तो वो आप पीजिए। तो चूना जो होता है हाथों की खुश्की को भी दूर करता है, कैल्शियम की कमी हो उसको भी दूर करता है, खून की कमी होती है उसको भी दूर करता है और स्पर्म ओवम होते हैं कहते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा चूना होता है। चूना एक फाइबर की तरह ही काम करता है और चूना डालते भी ना देखा होगा पानी में कई बार कीड़े होते हैं तो चूना डाल देते हैं। तो इसी प्रकार आंतों में जो कीड़े होते हैं, आंतों में जो गंदगी होती है वो भी चूना साफ़ करने की कोशिश करता है। तो इसलिए आप 2 से 3 बार चूना डालकर भी ले सकते हैं, लस्सी में, दही में, सब्ज़ी में, पानी में, ठीक है? कितना? चना जो होता है ना, इतना ही लेना है। कितनी बार? अधिकतम 3 बार, मिनिमम 2 टाइम्स। कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप चूना डालकर ज़रूर लीजिए। तो कुछ दिन आप लेंगे, ये नहीं कि सर मैंने तो आज लिया था, मेरा तो अगले दिन पेट साफ़ नहीं हुआ। आप 2 दिन, 30 दिन, 5 दिन लीजिए, धीरे-धीरे रूटीन बनेगा। अगर पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो टाइम लग सकता है, नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है तो ठीक हो जाता है। तीसरे दिन, चौथे दिन आपका पेट अच्छे से साफ़ होने लग जाता है। फिर भी अगर ना हो, तो क्या करें? सर हमने सारे नुस्खे आज़मा लिए, फिर भी पेट साफ़ नहीं होता है, क्या करें? तो देखिए इसके लिए नेचुरोपैथी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। जब आपका पेट साफ़ नहीं होता हो, और मैं तो चाहता हूँ कि आपका पेट साफ़ ऐसे हो जैसे पशु एक बार में मल त्याग करते हैं ना, देखा होगा आपने, कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, गधा हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सभी एक बार में मल त्याग करते हैं, ठीक है? ऐसे ही हमारा भी एक बार में मल त्याग होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको मैंने नुस्खे बताए, इनसे अगर काम नहीं चल रहा है, इनसे बात नहीं बनी है, तो क्या करें? तो देखिए नेचुरोपैथी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। नेचुरोपैथी यानी नेचुरल है, प्रकृति से जुड़ी हुई चिकित्सा पद्धति है। और अभी मैं सेंटर नेचुरोपैथी में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ डॉक्टर भंवर सिंह जी के ऑफिस में, और यहाँ पर सारे ट्रीटमेंट चलते हैं। और मोस्टली पेशेंट इसी तरह के आते हैं कि सर या तो गैस बनती है, ठीक है, या पैरों में भड़कन होती है, या पेट साफ़ अच्छे से नहीं होता है, या यूरिन की प्रॉब्लम है, या सर दर्द होता है। तो मेन रीज़न यही होता है, आंतों में पड़ा मल, उसी की उपेक्षा मृत्यु का कारण है। आंतों में पड़े हुए मल की उपेक्षा करना, इग्नोर करना रोग का बहुत बड़ा कारण है। उसी से सारे रोग पनपते हैं, क्योंकि गंदगी जहाँ होती है उसी पर सारे बैक्टीरिया, वायरस सब आना शुरू हो जाते हैं। उसी से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उसी से सर दर्द होता है। यानी मेन रोग वहीं से माना जाता है, आपके पेट से शुरू होता है, ठीक है? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर आपके पेट के लिए कई तरह के उपचार हैं। आपको क्योंकि यहाँ कोई भी रोग हो, मैंने बताया सब रोगों का मूल कारण पेट की गड़बड़ी है। जब आंतें आपकी सक्रिय हो जाती हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाता है, तो छोटा-मोटा रोग भी आपका वैसे ठीक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको मिट्टी पट्टी भी दी जाती है। पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में कई क्वालिटी होती हैं, कई गुण होते हैं, ठीक है? जो पेट का साइज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग मिट्टी पट्टी बना के रखी जाती है। उसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो मिट्टी पट्टी यहाँ पर दी जाती है, लगभग 1 इंच मोटी होती है, काफ़ी लंबी और चौड़ी होती है। तो मिट्टी पट्टी से क्या होता है कि आंतें उसको चूसती हैं, ठीक है? आंतों की खुश्की वो दूर होती है, ड्राइनेस है आंतों में वो दूर होती है, ठीक है? आंतें थोड़ी मुलायम हो जाती हैं, थोड़ी लचीली हो जाती हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। आंतों की तरफ ब्लड दौड़ने लग जाता है, सक्रिय हो जाती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके अलावा मिट्टी पट्टी और भी कई काम करती है आपके पेट में। कहीं जलन होती है आपको, कहीं आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उन सब में मिट्टी पट्टी बहुत अच्छा काम करती है।
पेट में गर्मी बढ़ी हुई है ना, यूरिन की प्रॉब्लम है, उन सब में अच्छा काम करती है। इसके बाद फिर ठंडा गर्म सेक दिया जाता है। तो आते सिकुड़ती हैं, आते फैलती हैं, आते सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, तो क्या होगा सिकुड़ने फैलने से कि उनमें चिपका हुआ जो मल है वो जगह छोड़ देगा, आंतों की खुश्की है वो दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे वो थोड़ा-थोड़ा जगह छोड़ना शुरू करेंगे, फिर आपको एनीमा दिया जाता है। तो एनीमा देखा जाता है कि आपकी किस तरह की प्रवृत्ति है, किस तरह की प्रकृति है, उन सब बातों को ध्यान में रख के ही एनीमा दिया जाता है। तो आपकी मतलब रोग जो है वो किस तरह का रोग है, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन तो है ही, साथ में आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, आपका पूरा पहले आपके बारे में जाना जाता है, ठीक है ना? कि आपकी वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, या आपको और कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है ना? हर्निया की प्रॉब्लम है, या आपको कैंसर है, टीबी है, डायबिटीज़ है, कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एनीमा दिया जाता है। तो एनीमा सादा पानी से भी होता है, एनीमा आपका औषधियों से भी होता है, अलग-अलग तरह की औषधियों से एनीमा दिया जाता है। तो फिर उससे क्या है कि आते जब मिट्टी पट्टी रखते हैं, ठंडा गरम सेक करते हैं, तो उसके बाद जब एनीमा देते हैं तो उससे गुनगुने पानी से भी दिया जाता है एनीमा, ठंडे पानी से भी दिया जाता है। मैंने बताया ना वो अलग-अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग एनीमा दिया जाता है। फिर उससे आते की खुश्की दूर हो जाती है और जो आंतों में मल चिपका हुआ वो जगह छोड़ देता है, और वो लगभग 1 लीटर या आधा लीटर पानी आपके आंतों में चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर आप फ्रेश होते, पूरा वो मलगम है, गंदगी है, कई दिनों का जो कबाड़ा पड़ा है वो निकल जाता है। तो ऐसे आपको 2 टाइम भी आप एनीमा ले सकते हैं, 1 टाइम भी आप ले सकते हैं। फिर ये एनीमा आपका 1 हफ्ता 10 दिन चलता है, तो उससे आंतों की खुश्की मिटती है, आंतों की गर्मी है वो निकल जाती है, और आपको फिर शक्तिदायक एनीमा भी दिया जाता है। आंतों का फिर क्या करते हैं, आपकी गंदगी तो निकलना शुरू हो गई, आंतें सक्रिय हो गई, फिर आंतों को क्या किया जाता है और ज़्यादा एक्टिव बनाया जाता है, और ज़्यादा उपयोगी बनाया जाता है। जो आंतों की मंदता है ना, जो डाउन पड़ गई थी, जैसे गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हम, जैसे कहते हैं ना गाड़ी कई दिन से ख़राब पड़ी है, फिर उसको हम मिस्त्री के पास ले जाते हैं। मिस्त्री क्या करता है, उसको पहले सफाई करता है, सफाई करेगा ना अच्छे से, एक-एक चीज़ को झाड़ेगा, पोंछेगा, और ना ब्रश से या किसी भी चीज़ से या किसी तेल से उसको साफ़ करेगा। फिर उसके बाद है ना ग्रीस आदि, ऑयल या कुछ और चीज़ें डालता है, ताकि वो लंबे समय तक काम करे, अच्छे से वो काम करे मशीन। तो इसी प्रकार आपकी आंतें सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, फिर आप कुछ भी खाते हैं वो सारा पचने लग जाता है। तो नेचुरोपैथी में ये भी करवाया जाता है, यानी एनीमा। एनीमा के साथ योग में और नेचुरोपैथी में एक बस्ती क्रिया भी होती है, वो भी पेट की सफाई के लिए होती है। वो थोड़ी हार्ड क्रिया है, डायरेक्ट क्रिया है, तो वो भी करवाई जाती है। और इसके अतिरिक्त आपको कटी स्नान भी करवाया जाता है। कटी स्नान भी पेट के रोगों में बहुत अच्छा है, जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जिन माताओं बहनों को खासकर मेंसेस की प्रॉब्लम है, अतिरिक्त ब्लीडिंग होती है, या ब्लीडिंग आती ही नहीं है, कई-कई महीने माहवारी नहीं आती है, मेंसेस शुरू नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ा हुआ है ना? किन्हीं के यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस में गाँठें बन जाती हैं, मतलब कई तरह के रोग में, आंतों की प्रॉब्लम है, आंतों में घाव हो गए हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, चाहे वो बड़े हों, चाहे युवा हों, चाहे बच्चे हों, सभी के लिए कटी स्नान बहुत उपयोगी है। जिनको गर्मी बहुत लगती है, गर्मी के मौसम में खासकर, है ना? तो भूख कम लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो पूरे उसको बैलेंस करने का काम कटी स्नान यहाँ पर करता है। तो नेचुरोपैथी का ये ट्रीटमेंट जो है, ये बहुत ही उपयोगी है, यानी कटी स्नान। तो ये मैंने कुछ नेचुरोपैथी के उपचार की विधियाँ बताई, जिनसे आपका पेट ठीक हो सकता है। जैसे आपकी आंतें सक्रिय हो जाती हैं, पेट अच्छे से साफ़ होने लग जाता है, क्योंकि पेट साफ़ नहीं होता उस तब तक आपका मन नहीं करता, न खाने में, न किसी एक्सरसाइज़ में। लोग कहते हैं कि योग कर लीजिए, कपालभाति भी नहीं करना चाहिए। जब तक आपका पेट साफ़ नहीं है, कपालभाति आप करेंगे तो आंतों में और खुश्की आएगी, इससे आपको चक्कर आएगा, आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी भी नहीं करना चाहिए कपालभाति या दूसरी योगिक क्रियाएँ, जब तक पेट आपका साफ़ नहीं होता है। पेट साफ़ होने के बाद ही आपको योग की क्रियाएँ करनी चाहिए। तो पेट साफ़ होने के बाद आप फिर कपालभाति कर सकते हैं। दूसरी जो पेट की एक्सरसाइज़ है, मंडूकासन है, शशकासन है ना? और दूसरे उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है। तो दूसरे जो भी पेट से संबंधित आसन है, पश्चिमोत्तानासन है, वो सारे आप कर सकते हो। तो इससे देखिए, हमने नेचुरोपैथी से या नेचुरल तरीके से हमने आंतों को साफ़ कर लिया। उसके बाद कुछ दिन हम धीरे-धीरे लगातार आसनों को करते हैं, लेकिन देखिए कोई भी चीज़, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे योगिक क्रियाएँ हों, ये सभी गुरु के सानिध्य में करें ही, आचार्य के मार्गदर्शन में करें, अच्छे योग शिक्षक के निर्देशन में करें, अच्छे प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ के निर्देशन में करें, देखा-देखी ना करें। कहते हैं ना, देखा-देखी करे जोग, छिज्जे काया बाढ़ रोग।
अगर देखा-देखी करेंगे, वीडियो सुनकर करेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है आपको, क्योंकि आप इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, यहाँ पर भी आप आके कर सकते हैं डॉक्टर भंवर सिंह जी से, कोई फ़ीस नहीं लगती है। आप फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं, उनके नंबर मैं लिख दूँगा, आप नोट भी कर लीजिए 8683 88 1272 86 83 88 12 72 86 83 88 12 72 डॉक्टर भंवर सिंह जी के नंबर हैं, जो नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ हैं। वो फ्री होंगे तो डेफिनेटली आपका कॉल उठाएंगे और आपको ज़रूर जवाब देंगे, सुझाव देंगे। तो अगर आपको ठीक से उपचार कराना है तो डॉक्टर के पास आके बैठ के आप अपना कंसल्ट कर लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। और उसके बाद फिर वो, क्योंकि आप तो सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन आपको ठीक से डॉक्टर पढ़ पाएगा ना, आपकी आँखों को देख के, आपके शरीर को देख के, आपके चेहरे को देख के, और आपसे पूरी बातें करके कि आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी है ना रात्रिचर्या क्या है, पूरी आपके बारे में जानकारी लेने के बाद डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। और फिर नेचुरोपैथी में एक फ़ायदा ये है कि जब ये ट्रीटमेंट आप कराते हैं तो आपकी कई समस्याएँ दूर हो जाती हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, फिर धीरे-धीरे पता चलता है कि सर मुझे निद्रा भी नहीं आती है। तो जैसे आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है तो आपको निद्रा भी अच्छी आने लग जाती है, भरपूर निद्रा आने लग जाती है। सर मन अव्यवस्थित रहता है, सर मन विचलित रहता है, टेंशन रहती है, चिंता रहती है, तनाव रहता है, अवसाद रहता है, सर डकार आती रहती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, सर थोड़ी आँखों में प्रॉब्लम है, ठीक से दिखाई नहीं देता है, धुंधलापन रहता है, सर बाल झड़ते हैं। तो धीरे-धीरे जब आप नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उससे सब रोग धीरे-धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारे रोग कहीं न कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ ये कॉमन ट्रीटमेंट आपको बताए हैं नेचुरोपैथी के, कुछ फिर मैंने बताया नेचुरोपैथी के साथ-साथ जब आपका पेट अच्छे से साफ़ होने लग जाएगा उसके बाद कुछ यौगिक जो ट्रीटमेंट्स हैं, यौगिक जो उपचार हैं, वो आपको साथ में करवाए जाते हैं। क्योंकि नेचुरोपैथी सेंटर जहाँ भी होता है, आपको ज़रूरी नहीं यहाँ पर आएँ, जहाँ भी आपके नज़दीक कोई नेचुरोपैथी सेंटर हो और कोई अच्छा डॉक्टर हो नेचुरोपैथी का, तो उनसे आप संपर्क करके, उनसे आप बात करके अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर करके आप वहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। और अच्छी बात ये है कि जब आप 5 दिन 7 दिन ट्रीटमेंट ले लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसके बाद उन सब ट्रीटमेंट को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी और खुशी की बात ये है कि इन ट्रीटमेंट्स को हम ईज़िली 5 से 10 दिन सीखने के बाद अपने घर पे कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे पास कोई ना कोई फ़ोन डेली आ जाता है, और ख़ासकर बच्चों को बहुत कॉन्स्टिपेशंस रहता है, क्योंकि बच्चों को माता-पिता मार्केट में ले जाते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा-पुल्टा खाते हैं, मानते नहीं हैं बच्चे, या घर पे भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं, बच्चों को तुरंत कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों होता है? बच्चों वर्कआउट करते नहीं, मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते, खेलते कूदते नहीं हैं, देसी चीज़ें बच्चे कम खाते हैं। आप बच्चों को खीरा दीजिए, सलाद दीजिए, बच्चों को नहीं खाएँगे वो, उन्हें पसंद नहीं है। सलाद भी खाते हैं तो पूरा ऊपर का जो फाइबर्स होते हैं ना, जो रेशे होते हैं उतार देते हैं, भीतर का वो चिकना जो होता है ना, वही खाते हैं। मतलब सॉफ्ट चीज़ ज़्यादा खाते हैं, हार्ड चीज़ तो खाना नहीं चाहते। अब आप अमरूद का सीज़न होता है तो अमरूद खाइए, उससे भी कॉन्स्टिपेशन टूटती है, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। मूली का सीज़न होता है तो मूली नहीं खाते बच्चे, गाजर नहीं खाते हैं, है ना? ऐसे कुछ ऐसी हमारी सब्जियां होती हैं, है ना? गर्मी के मौसम में भी होती हैं, सर्दी के मौसम में होती हैं, है ना? कुछ रायते ऐसे बनते हैं, दही के साथ खाते हैं, कुछ लस्सी के साथ होते हैं। तो बच्चों को लस्सी खाना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, खाएँगे तो 2 घूँट लेंगे, छोड़ देते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी नहीं खा रहे आजकल। तो ना बच्चे लस्सी खाना पसंद करते हैं, ना बच्चे ज़्यादा दही खाना पसंद करते हैं, ना बच्चे हमारी हरी जो साग-सब्जियाँ होती थी गाँव में जो खाते थे। आप बताना कौन-कौन सी सब्ज़ी आप खाते थे? है ना? चौलाई की सब्ज़ी होती थी, सांटी की सब्ज़ी होती है ना? पालक होती है, गजरा जो होता है गाजर का, मेथी होती है, बथुआ होता है। ऐसी बहुत ही गाँव में, क्षेत्र में बहुत ही देसी सब्जियाँ होती हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, जिनसे अच्छा पेट साफ़ होता है। बच्चे खाना ही पसंद नहीं करते। बच्चे कौन-सी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं? आप उनको पनीर की सब्ज़ी दे दीजिए, उनको मटर पनीर की सब्ज़ी दे दीजिए, उन्हें दाल फ्राई दे दीजिए, या उन्हें तली भुनी हुई अच्छी जो सब्जियाँ होती हैं, जो ख़ासकर मार्केट में मिलती हैं, वो सब्जियाँ उन्हें ज़्यादा पसंद है। बच्चे सलाद भी नहीं खाते हैं, है ना? आप टमाटर, खीरा, ककड़ी और दूसरे जो भी अच्छे सलाद होते हैं, चुकंदर वगैरह, बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चों को तो सॉफ्ट चीज़ें चाहिए, है ना? उसके बाद वो क्या खाना पसंद करते हैं? बच्चे, गर्मी का मौसम है, कुल्फ़ी खाना पसंद करते हैं। हर दिन बच्चों को 2-2, 4-4 कुल्फ़ियाँ चाहिए, है ना? इसके अतिरिक्त बड़े भी खाते हैं,
मतलब मैं बच्चों बच्चों को नहीं कह रहा, महिलाएं भी हैं उसमें, नमकीन खाना पसंद करते हैं या ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। बहुत कम पेरेंट्स ध्यान देते हैं बच्चों पे कि हम उनको चने ला के दे दें, उनको गुड़ खिलाएं, है ना, खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खिलाएं। तो ये चीज़ें कम हो गई हैं, तो इन पे हमें आना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। हमारी जो पुरातन भारतीय सनातन संस्कृति है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते आए हैं वो ही हमें करना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख पाएंगे, फिट रख पाएंगे। तो ये कब हो सकती है आदत बच्चों की? आप उनको ज़रूर नेचुरोपैथी सेंटर में छोड़िए 8 से 10 दिन, 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन आप उन्हें ज़रूर छोड़िए। तो वहाँ उनका रूटीन चेंज होगा, उनका बदलाव आएगा जीवन में, और वो ट्रीटमेंट भी लेंगे और उनको प्रकृति से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। उनके रोग भी ठीक होंगे, उनकी मानसिकता भी ठीक होगी, और वो घर का जो मोह है वो भी उनका थोड़ा दूर होगा, और वो स्वस्थ होंगे। उस दौरान वो प्राणायाम भी सीखेंगे, उस दौरान वो आसन भी सीखेंगे। तो छुट्टियों में जो 10 दिन होते हैं, जो बच्चे घर में एंटरटेनमेंट करते हैं, मैं कहता हूँ वो 10 दिन आपके बच्चों के साल में एक बार नेचुरोपैथी सेंटर में आप छोड़िए। वहाँ योग सीखेंगे, वहाँ पर ध्यान सीखेंगे, वहाँ पर प्राणायाम सीखेंगे, वहाँ पर मेडिटेशन सीखेंगे, वहाँ पर खाने पीने की अच्छी आदतें सीखेंगे, योग की, अध्यात्म की, ज्ञान की, धर्म की, आयुर्वेद की कुछ अच्छी बातें वो ज़रूर सीखेंगे। तो ये अच्छी अच्छी बात है। ऐसे ही बहुत बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वीडियो में सारी बातें बताना संभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, और कुछ आपका सुझाव हो, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अगर आप योग से जुड़ी हुई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने रखी है योग ऑफ लाइफ, बच्चों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है ना? मेरे पास काफ़ी कॉल आते हैं कि बच्चों के लिए कौन सी पुस्तक अच्छी है सर। बुजुर्ग भी चाहते हैं कि हम घर में बैठे कुछ पढ़ लें, तो आपके लिए योग ऑफ लाइफ पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और एक हमारी नेचुरोपैथी ए ऑफ लाइफ पुस्तक आई, उसमें हमने पूरा दिया है, खाने पीने की आदतें उसमें दी हैं, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, है ना, पूरा जो फूड रूल्स होते हैं इसमें भी दिए हैं हमने योग ऑफ लाइफ में। इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटक्रम, खाने पीने की आदतें, योग प्रोटोकॉल, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, है ना, कुछ योग ग्रंथों का परिचय दिया है। साथ में जो नेचुरोपैथी की पुस्तक है उसमें नेचुरल तरीके से उपचार की विधियां बताई हैं, पंच तत्वों का परिचय दिया है, और एनिमा कैसे लेते हैं, मिट्टी पट्टी कैसे लेते हैं, कि कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, है ना, किसे मिट्टी पट्टी नहीं लेनी चाहिए, क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, कटी स्नान कौन ले सकता है, किसे नहीं लेना चाहिए, वो तमाम जानकारियाँ हमने उस पुस्तक में दी हैं। दोनों ही पुस्तकों में हमने QR कोड लगाया है। दोनों पुस्तकों में देख रहे होंगे आप QR कोड, इसको लिखा हुआ है यहाँ पर, स्कैन QR कोड, वॉच वीडियो। यानी दोनों पुस्तकों में अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता है मैटर, कोई भी विधि समझ में नहीं आती, तो जैसे आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो उसके बाद आप, जैसे कटी स्नान आपको देखना है तो QR कोड को स्कैन करेंगे तो सीधा आप यूट्यूब पर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको कटी स्नान की पूरी विधि मिल जाएगी, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ, आजकल टेक्निकल युग है तो वो चीज़ आपको वीडियो में भी देखने को मिले, ताकि आप अच्छे से और समझ जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, और फिर कभी अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।